प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज 10th क्लास का टॉपिक लिया है द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। इन 4 चैप्टरों में से जो आपके ये बीजगणित कहलाते हैं, इसमें 10th क्लास में जो यूनिट बनाई गई है जिसमें 4 चैप्टर हैं आपके, और जिसमें से 18 नंबर का मिलेगा। और इसका हमने एक चैप्टर लिया है द्विघात समीकरण, और इसे समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो, वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा क्योंकि अब एंड टाइम आ गया और 1 महीना मात्र आपका पेपर का बचा है। हम यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पावर हो वो कैसी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कैसी फॉर्म बनेगी, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से आपको एक समीकरण दिखेगी जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट जो अधिकतम पावर है वो कितनी है हमारी यहाँ पर, 2 है, इसलिए इसका नाम रखा गया द्विघात समीकरण। अब इसमें ये आपसे पूछे घात, वैसे आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि घात क्या होती है। ये सबसे बड़ी जो पावर होती है इसको घात कहते हैं हम, और सबसे बड़ी घात यदि 2 है तो उस समीकरण को कह देते हैं द्विघात कह देते हैं। इसमें जिसकी गुणा हो रही है ये हमारे क्या है, देखो 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक चर राशि और एक अचर राशि। ये हमारी कैसी हैं, अचर राशि हैं, जिनकी वैल्यू कैसी रहती है, फिक्स रहती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीजें आप जानते होंगे। इसके बाद में इसके 2 मूल, जितने घात की समीकरण होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। और यहाँ कितनी घात है इसकी घात है 2। तो इसके मूल भी कितने होंगे हमारे, जो रूट्स कह देते हैं हम, रूट्स कितने होंगे इसके, 2 होंगे। अब 2 मूल होंगे, क्या होते हैं मूल? मूल होते हैं जब हम इस समीकरण को हल करें तो जो x के मान निकल करके आएंगे उन्हें कहते हैं हम मूल कहते हैं, जिसे हम डिनोटेट करते हैं अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से ये 2 मूल हमने मान लिए कि भाई एक का नाम अल्फा है और दूसरे का नाम क्या है, बीटा है। इनमें आपस में रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है कि यदि मूलों का योगफल किया जाए, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ा जाए, मूलों का योगफल जो होता है वो होता है हमारा माइनस x का गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, अपॉन के x² का गुणांक। ये क्या हो गया, ये आ गया माइनस के, x का गुणांक कितना है इसमें, b है, b लिख दिया, और यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, a है, तो ये a आ गया। तो ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया हमारा माइनस के b अपॉन a। ये इनमें आपस में क्या आ गया, संबंध आ गया, रिलेशन आ गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग किया जाए तो वो कितना आएगा हमारा, माइनस के b अपॉन a आएगा। इसके बाद में दूसरा लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है भाई, मूल तो हमारे 2 हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, मूल कह देते हैं। अब दोनों का गुणनफल करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है हमारा जो ये है c है, c क्या है हमारे, एक अचर पद है। तो अचर पद बटे में क्या आ जाएगा हमारा, x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी क्या आ गया, c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया हमारा c अपॉन a। ये आता है हमारा मूलों का गुणनफल। तो आपके इसी से क्या बन गए, 2 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। आपसे पूछता है कि भाई एक समीकरण दे रखा है और उसमें मूलों का योगफल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई x का जो कोफिशिएंट है अपॉन के कैसा, x² का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, और क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। इसी तरीके से आप गुणनफल भी बता सकते हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते हैं इसलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी वो छोड़ देते हैं। आप ऐसा ना करें, आप फॉर्मूले जरूर याद करें इनके, जितने भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे इसमें
थोड़े से फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। एक आता है श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम वैसे तो हम किसी भी द्विघात समीकरण में लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज करते हैं हम ऐसे समीकरण में, ऐसे द्विघात समीकरण में यूज करते हैं जिसके गुणनखंड थोड़े से टफ होते हैं या नहीं हो सकते हैं। ऐसे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। क्या है भाई द्विघात सूत्र? ये होता है हमारा x इक्वल टू होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। ये आ गया आपका श्रीधराचार्य का नियम आ गया। अब यहाँ पर भी इसमें जो द्विघात जो समीकरण है इसको हमने इस फॉर्मूले में यूज कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाल लीजिए, एक्स का गुणांक निकाल लो, अचर पद निकाल लो, ए बी सी तीनों के मान निकाल लो। उसके बाद में इस फॉर्मूले में रख दो और देखो गुणा भाग आपको आती होंगी, इसमें आप रख दीजिए। एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें और दो मान निकल के आ जाएंगे। पहले को हम क्या कहेंगे? अल्फा, दूसरे को क्या कहेंगे? हम बीटा कहेंगे। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए एक चीज और, विविक्तिकर आपने पढ़ा होगा, विविक्तिकर जिसे हम d से डिनोटेट करते हैं और d बराबर क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आपको याद होना चाहिए। इस पे 101% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भाई कोई भी आपको एक समीकरण दे देगा और उसमें कहेगा कि विविक्तिकर बताइए कितना होगा। अब विविक्तिकर कैसे निकालेंगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके। बी ए सी सब कुछ आपके सामने होगा, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। दूसरी तरीके के क्वेश्चन क्या मिलता है कि भाई इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति क्या होती है उसे समझिए पहले। इसमें तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि भाई जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरी कंडीशन बनती है कि भाई 0 के बराबर हो सकता है। यानी क्या? एक कंडीशन बनी d का मान 0 से कैसा है? बड़ा है, बड़ा ले लो पहले, 0 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन बनी हमारी, सेकंड कंडीशन बनी कि d जो है इक्वल टू है 0 के। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? तीसरी कंडीशन बनी हमारी कि d इज लेस देन 0। यानी कि कहने का मतलब है d का मान कितना है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac है। समझ रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac है d की जगह। जब हम इसमें वैल्यू रखें और उसका मान मान के चलिए 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, यानी 0 से बड़ा आए, तब हम क्या करते हैं? तब ये कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई? क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे कि जो द्विघात समीकरण दे रखा है, कौन सा द्विघात? जो भी आपके क्वेश्चन में होगा, जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसके दोनों मूल असमान यानी कि अलग अलग होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अलग अलग होंगे मान, अलग अलग वे वास्तविक होंगे भैया, वास्तविक, अलग अलग और वास्तविक। दूसरी कंडीशन, यदि d का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे। समान, दोनों मूल समान, वे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब रियल। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है तो आप लिख देंगे कि भाई दोनों मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं। मूल अवास्तविक लिख सकते हो या काल्पनिक भी लिख सकते हो। काल्पनिक भी लिख सकते हो, अवास्तविक भी लिख सकते हो। इस कंडीशन में, तीसरी वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख देंगे इसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। इसे आप अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से ज्ञात तो किए जाते हैं, इमेजिनरी होते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ क्या लिखना है? दोनों मूल कैसे हैं? अवास्तविक हैं या इमेजिनरी हैं
या काल्पनिक हैं, ये लिखना है केवल, और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा वहीं पर। इन्हीं पर आधारित आपका पूरा चैप्टर है, यही इसका कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात और बताऊंगा मैं, इस